इमिटेशंस ऑटिज्म का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भले ही आप कोई भी थेरेपी ले रहे हो, एबीए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज, मगर ये एक ऐसी चीज है जो हर एक थेरेपिस्ट का टारगेट होता है सबसे पहले बच्चे के साथ अचीव करने का। हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा और आज मैं आप लोगों से इमिटेशन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब अगर मैं इमिटेशन की डेफिनेशन बोलूं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज को देख के उसको कॉपी करना। नाउ, इमिटेशन एंड कॉपिंग में भी एक डिफरेंस होता है जो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। मीनवाइल हम सिर्फ ये डेफिनेशन लेके चलते हैं कि इमिटेशन का मतलब होता है किसी को देख के या किसी चीज को देख के उसको कॉपी करना। ये बच्चों के डेवलपमेंट में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? देखिए, जो बच्चे इमिटेट नहीं करते हैं वो बेसिकली चार प्रॉब्लम्स के साथ डेफिनेटली सफर कर रहे हैं। एक, कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑटिज्म में जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, अगर बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा इसका मतलब है कि उस बच्चे का अटेंशन, मे बी उसका किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज के लिए अटेंशन हो या फिर जॉइंट अटेंशन हो, दोनों अटेंशन में डेफिनेटली इश्यूज आ रहे हैं। थर्ड होता है प्ले। अगर बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली उसके प्ले स्किल्स हैम्पर होंगे। और चौथा, जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये चार इतनी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद यही ऑटिज्म होता है, बिकॉज जब हम ऑटिज्म की डेफिनेशन कहते हैं तो ये चार चीजें डेफिनेटली हाईलाइट होती हैं एक ऑटिस्टिक बच्चे में। कई बार अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप बताइए कि बेसिक क्या है जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ, भूल जाइए किसी भी तरीके की थेरेपी को। आपका मेन काम है कि आप अपने बच्चे को ढेर सारा इमिटेशंस करवाएं। नाउ, मैं ना बहुत तरीके की एक्चुअली इमिटेशंस होती है, मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक चार इमिटेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत आराम से और बहुत इजी वे से चीज़ों को समझिए। तो वो जो चार इमिटेशंस हैं वो बेसिकली, एक होती है हमारी मोटर इमिटेशन, एक होती है हमारी साउंड इमिटेशन, एक होती है वर्बल इमिटेशन और एक होती है ऑब्जेक्ट इमिटेशन। चलिए, अब हम इन सब इमिटेशंस को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपको ये सारी इमिटेशंस अपने बच्चे में मिले। मोटर इमिटेशन जो कि बहुत बेसिक होती है, एज वेल एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, बिकॉज मोटर इमिटेशन से सबसे प्राइमरी चीज बच्चा सीखता है वो है सोशल इंटरेक्शन। नाउ, मोटर इमिटेशन का मतलब होता है, पहले तो मोटर का मतलब यहां पे है मूवमेंट। तो बेसिकली बच्चा किसी भी तरीके की मूवमेंट को कॉपी करता है। अगर मैं बात करूं बहुत बेसिक इमिटेशंस की यहाँ पे, तो जैसे कि बहुत छोटा अगर बच्चा है और आप देखेंगे कि जब पेरेंट्स अपनी टंग बाहर निकालते हैं तो बच्चा भी अपनी टंग बाहर निकालने का ट्राई करता है। तो ये बहुत एक सिंपल इमिटेशन है जो कि बहुत छोटा बच्चा स्टार्ट करता है करना। और इसके साथ ही जैसे मैंने अपनी एक प्रीवियस इमिटेशन वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जब हम पिकअबू करते हैं तो पहले तो बच्चा बहुत हंसता है और फिर वो ट्राई करता है कि अपने मम्मी या पापा को वो पिकअबू की तरह उसको इमिटेट करे। तो ऐसे इमिटेशंस को हम कहते हैं मोटर इमिटेशंस। नाउ, मोटर इमिटेशंस एक बहुत सिंपल इमिटेशंस के साथ स्टार्ट होती है और कई कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाती है। अब अगर जैसे कि पिकअबू आपको बच्चा कर रहा है आपका, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बच्चा टंग आउट या फिर टंग एलिवेट कर रहा है, तो उसके बाद जैसे इमिटेशंस होती हैं क्लैप योर हैंड, टैप योर हैंड्स या रोल योर हैंड्स। तो ये सारी सारी मोटर इमिटेशंस होती है। नाउ, मोटर इमिटेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि सोशल इंटरेक्शन तो डेफिनेटली इससे डेवलप होता ही है, प्लस हम ये कह सकते हैं कि बच्चा सीखता है अपने लर्निंग एनवायरनमेंट से। तो ये एक बहुत बेसिक इंटरेक्शन है और ये एक बहुत बेसिक इमिटेशन स्किल है जो हर बच्चे को आप करवा सकते हैं।
यहाँ पे अगेन मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाना चाहूंगा। कई बार आप सुनते हैं कि थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपका बच्चा सिंगल स्टेप इमिटेशंस तो कर रहा है, अब हम उसको डबल स्टेप या 3 स्टेप वाली इमिटेशन करा रहे हैं, जैसे क्लैप, टैप, रोल। ये 3 इमिटेशंस जो कि बच्चे को इकट्ठे करनी चाहिए। नाउ जैसे जैसे इमिटेशन, खासकर मोटर इमिटेशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, इसका मतलब है कि जैसे ही जैसे हम उसकी सीक्वेंस बढ़ाते रहेंगे, तो बच्चे को उतनी ही चीज को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मोटर इमिटेशन बाद में जाके एक मेमोराइज की तरह यूज होती है, और इसीलिए मोटर इमिटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा साउंड इमिटेशन की। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि स्पीच थेरेपिस्ट ज्यादा बेटर बताएंगे कि साउंड इमिटेशंस कैसे बच्चे में आनी चाहिए, बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक बताना चाहता हूँ कि जो साउंड इमिटेशन होती है वो बेसिकली होती है बा, पा, का, टा। ये मोनोसिलेबल्स हो गए। फिर हम आते हैं बाई सिलेबल में, जहां पे बा, बा, पा, का, टा, टा, डिफरेंट तरीके के साउंड्स हम बच्चों से निकलवाते हैं। तो इस तरीके की जो इमिटेशंस होती है उन्हें हम कहते हैं साउंड इमिटेशन। और जब मैं वर्बल इमिटेशन की बात करूं, तो बेसिकली वर्बल में वर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें कि हम बच्चों से वर्ड्स इमिटेट करवाते हैं, जो अगेन लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपिस्ट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो चौथा होता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट इमिटेशन। नाउ ऑब्जेक्ट इमिटेशन हमेशा ब्लॉक्स के साथ स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम 2 ब्लॉक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कि हम एक ब्लॉक को दूसरे के ऊपर रखते हैं और बच्चे को देख के एग्जैक्टली वो पोजीशंस देखनी होती हैं और उन ब्लॉक्स को कॉपी करना होता है। नाउ यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अपना वे बताऊंगा आपको कि मैं कैसे बच्चों को कराता हूँ। मैं कभी भी ना 2 ब्लॉक्स के साथ स्टार्ट नहीं करता। मैं कोई बड़ा एक ब्लॉक लेता हूँ, एंड देन जब मैं बच्चे को ब्लॉक डिजाइनिंग सिखाता हूँ, तो पहले मैं उनको डायरेक्शन सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ब्लॉक को सीधा रखा, फिर मैंने उसको लेटा के रखा, फिर मैंने उसको फ्लैट करके रखा, फिर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की। तो यूजुअली मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं बच्चे को थोड़ा सा स्पेस के बारे में बताता हूँ, बट मोर और लेस जो जनरल थेरेपिस्ट यूज करते हैं, या फिर अगर आप कॉपी बुक की बात करेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली 2 ब्लॉक्स के साथ स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे एक ब्लॉक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है। सो इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट इमिटेशन। नाउ अब ये तो कंफर्म्ड है कि जो वर्बल इमिटेशन है और साउंड इमिटेशन है वो कहीं ना कहीं जाके मेरी स्पीच को डेवलप करेंगे। जो ऑब्जेक्ट इमिटेशन है वो बेसिकली हमारा डेवलप करते हैं एकेडमिक स्किल्स को। वो बेसिकली हमारा डेवलप करते हैं जहां पे मुझे स्पेस में ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग्स पता लगे, ताकि अगर मैं किसी चीज को जैसे जैसे हम बड़े होंगे कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। सो पेरेंट्स, अगर मैं इमिटेशन के बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मुझे 2 चीजें बच्चों से डेफिनेटली चाहिए। एक, बच्चा सेंसोरियली ओरिएंटेड होना चाहिए। सेंसोरियली ओरिएंटेड का मतलब है कि बच्चा एटलीस्ट बैठे। अगर आप खड़े होके इमिटेशन करवा रहे हैं तो एटलीस्ट वो खड़ा हो, और आपको मे बी 1 और 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स के लिए आपको एक आई कांटेक्ट दे, ताकि एज अ थेरेपिस्ट, एज अ पेरेंट, आप लोगों को इंडिकेट मिले, नहीं अब इसने मुझे देखा है, सो दैट मीन्स ही इज अवेयर, अब मैं किसी भी तरीके से इमिटेशन स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बच्चों में चाहिए होती है। और सेकंड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होती है कि थोड़ा सा बच्चा स्टेबल या पोस्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो यहां ना गिरे, वहां ना गिरे, बिकॉज अगर बच्चा बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, इधर he is refusing that, he does not want to work with you, या फिर वो कहीं ना कहीं बिहेवियर एस्पेक्ट दिखा रहा है। स्ट्रेटेजी आप कोई भी लगाइए, आप एबीए की रीइंफोर्समेंट टेक्निक लगाना चाहते हैं आप लगाइए। अगर आप सेंसरी ट्रीटमेंट के साथ, पैसिव थेरेपीज के साथ उसको पहले सेटल करना चाहते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले वो कराइए। मगर एक सर्टेन ओरिएंटेशन बच्चे में डेफिनेटली होनी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे, सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि आप बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, अब मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन इमिटेशंस एंड कॉपिंग, बिकॉज कई बार तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि इमिटेशन क्या होता है और कॉपिंग क्या होती है। एक्चुअली इमिटेशन के हायर लेवल को हम कॉपिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है
कि जब मैं बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इमिटेशन करे, तो मुझे इतनी प्रिसाइज़, इतनी परफेक्ट मूवमेंट्स नहीं चाहिए होती हैं। लेकिन जब मैं कॉपिंग की बात करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे परफेक्ट चीज़ें चाहिए। अगेन मैं आपको पहले फटाफट से एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। सपोज़ेटली अगर मैं अपने हैंड्स को रोल कर रहा हूँ, अब अगर बच्चा इतने परफेक्टली रोल नहीं कर पा रहा और वो मुझे जस्ट ये करके दिखा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि फाइन, उसको इमिटेशंस आती हैं। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी प्रिसाइज़ मूवमेंट्स नहीं है, इतनी परफेक्ट मूवमेंट्स नहीं है। मगर अगर मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि आपको ये वाली मूवमेंट करनी है और सपोज़ेटली वो ये करता है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि उसकी इतनी इमिटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे प्रिसाइज़ चाहिए। तो ये बेसिकली आएँगे मोर विद द कॉपिंग, जहाँ पे मुझे परफेक्ट चाहिए हर चीज़, और इमिटेशंस में हम सिर्फ़ चाहते हैं कि बच्चा मूवमेंट करे, मुझे यहाँ पे परफेक्शन नहीं चाहिए। सो इमिटेशंस एंड कॉपिंग में ये मेजर डिफरेंस है। कहने का मतलब है इमिटेशंस पहले आती हैं और कॉपिंग बाद में आता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉपिंग इज़ अ हायर लेवल ऑफ इमिटेशंस। सो पेरेंट्स, ये डिटेल वीडियो थी इमिटेशन के ऊपर। मुझे लगता है कि ये हर एक पेरेंट के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी-अभी डायग्नोज़ हुए, जिनको कुछ भी नहीं पता ट्रीटमेंट के बारे में। तो पेरेंट्स, प्लीज़ आप उन पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए, और कई पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है, चलना कैसे है, तो उनके साथ भी प्लीज़ आप शेयर करिए। इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने बच्चे का कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो फर्दर आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ आपको समझाने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ उसको लिखिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर एक चीज़ का आंसर दूँ।